इसके बाद आप लोग बोलोगे तो 11th का एक पोर्शन करेंगे, फिर 12th का एक पोर्शन करेंगे, या तो फिर आप लोग बोलोगे तो जैसे एक भी हो गया। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ 11th में कितने क्वेश्चन उठाया है, तो आप लोग उसे थोड़ा समझोगे ना कि अपन इसमें कितना टाइम दे सकते हैं। द्विमीय हो गया, आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया, आपका ऊष्मागतिकी हो गया। अब इससे मान के चलिए 19 और 23 का अपन थोड़ा सा वो करें तो 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन उठाया है, यहाँ से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 3 ऐसे ही है 2019 और 2023 में। ये थोड़ा सा कार्य ऊर्जा शक्ति थोड़ा 4-5 ले लेता है, इसलिए थोड़ा देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपन रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो कहीं कुछ चीजें कहीं ना कहीं काम है। जैसे आप लोगों को कैलकुलस पढ़ने है ना, कैलकुलस आप लोग को मैथ्स का तो खैर मैथ्स वाले ही मैं बीटेक, तो मैथ्स आपको करना ही पड़ेगा और सारे फार्मूले वगैरह मैं बताई हूँ आपको। कैलकुलस करना ही है आपको, अलजेब्रा करना ही है आपको और ट्रिग्नोमेट्री करना ही है आपको, है ना। जहाँ पे भी आप लोग बोलोगे तो मैं शुरू से कई फार्मूले लिखवा दूंगा, है ना। जैसे एंगल निकालना है अपन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मली अपन 90 डिग्री तक करते हैं, अब आपको फिर 210 चाहिए, मान के चलिए 170 चाहिए, इसके लिए फिर है। तो आज इसको थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ये अपने को 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल चाहिए रहता है तो अपन कैसे निकालेंगे, है ना। अपन फंसते कहाँ हैं, यही तो फंसते हैं, है ना। सामान्य आप बोलोगे अवकलन समाकलन आप बना लोगे, क्योंकि सिंपल अगर पता है अपने फार्मूला तो अपन बना लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाता है तो दिक्कत होती है। तो आज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। आप लोग बोलोगे तो मैं 11th को पहले पूरा लेके चलूँगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है तो हड़बड़ी है नहीं, है ना। अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अपने को टाइम डोनेशन हो जाएगा, उस हिसाब से सर हम लोग का ना अभी बीएड का अभी सेकंड ईयर है। अच्छा, तो हम लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं, जो इस साल का वैकेंसी है वो काहे नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मई जून से पहले तो नहीं होना है, मेरे ख्याल से मई जून से पहले लगता है आप लोगों को। नहीं मतलब ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि रिजल्ट हम लोग का लेट आता है। लेट आता है, हाँ, तो रिजल्ट आने से पहले ही तो होना चाहिए ना। तो उस हिसाब से फिर तैयारी तो करते हैं, ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ मैं। अभी तक नहीं आया है नोटिफिकेशन में, अभी आप लोग जो दे रहे हो एग्जाम आराम से हो जाएगा, है ना। इसको और मैं सर से पूछ के और कंफर्म कर दूँगा। आप लोग जैसे अभी जैसे व्याकरण तैयारी कर रहे हो तो और भी तो तैयारी कर रहे होगे पीएससी का व्याकरण का। नहीं प्रॉपर अभी तो हम शिक्षक पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज के ऊपर फोकस है। हाँ, क्योंकि अब मैं पीएससी पढ़ाया हूँ ना, तो अब जैसे जीएस में अपन जीएस में घुसते हैं ना तो इधर मुश्किल हो जाता है। या तो आप जीएस कर लो, हाँ, या तो आप जीएस कर लो या तो फिर ये कर लो। अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है तो फिर दिक्कत वाली बात है। नहीं, ठीक है। जहाँ पे भी आप लोग लगे ना, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे अपन थोड़ा सा लेंदी भी जाएंगे। जहाँ पे भी लगे आप लोगों को तो आप बोलना कि बता देना आप लोग कि थोड़ा कठिन हो रहा है या फिर ज़्यादा ही बेसिक हो जाएगा, है ना। अपन टॉपिक करेंगे, थोड़ा थ्योरी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो थोड़ा सा सीक्वेंस बनते जाएगा, है ना। सिंपल में आप कार्य किसको बोलोगे, जो भी अपन डेली रूटीन में करते हैं सभी तरह का कार्य बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में तो ऐसा नहीं है। अपन सभी चीज को कार्य तो नहीं बोलेंगे। फिजिक्स में आप बोलोगे अगर तो बल की दिशा में विस्थापन, मान के चलिए कोई दीवार है, ये कोई अगर मान के चलिए मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ तो इसको आप कार्य मानोगे क्या? कार्य के लिए विस्थापन बहुत जरूरी है।
मतलब आप ये सिंपल भाषा में अपन बोले कि अगर कोई बॉडी यहाँ कोई पिंड है, मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूँ, अब ये डी विस्थापन यहाँ पे हो गया, तो आप बोलोगे हाँ यहाँ पे कार्य हुआ है, ठीक है। आप इसको कार्य नहीं बोलोगे, मैं किसी दीवार को धक्का दे रहा हूँ, हाँ मेरा एनर्जी तो लग रहा है, लेकिन वहां पे विस्थापन तो नहीं हो रहा है ना, तो आप इसको क्या कार्य नहीं बोल सकते। सिंपल भाषा में अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है या विस्थापित हो रहा है, तो आप उसको कार्य बोलोगे, ठीक है। तो क्या हमेशा ये होता है कि जिस दिशा में अपन बल लगाते हैं उसी दिशा में विस्थापन होता है? ऐसा हमेशा होता है क्या, बताइए? बचपन में आप लोग देखे होंगे ईंटा को अपन खींचते हैं ना बच्चे को खिलौने को, मान के चलिए मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूं, ठीक, और मैं किसी चीज को ऐसे खींच रहा हूं, तो इसका विस्थापन किस ओर होगा? क्षैतिज दिशा में होगा, इस तरफ, ठीक है। अब देखिए कार्य ये बोलता है कि आप बल लगा रहे हो और उसका विस्थापन भी उसी दिशा में होना चाहिए, लेकिन मैं बल तो इस दिशा में लगा रहा हूं, लेकिन उसका विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? इस दिशा में। इस कंडीशन में आप कार्य कैसे निकालोगे? देखिए मैं थोड़ा सा ना 11th और 12th का थोड़ा मिक्स करके, क्योंकि अपने को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, आप लोगों को पता है तो हाँ बोलिएगा, नहीं पता तो इसी के लिए बैठे हैं अपन पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर है, चाहे वो कार्य ऊर्जा शक्ति हो तो छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी तो फिर तो वो है ही बोलो। देखिए अपन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, विस्थापन इसका क्षैतिज दिशा में होगा। जब भी अपने को जिस दिशा में बल लगा रहे हैं और विस्थापन उस दिशा में नहीं हो रहा है, तो अपन घटक द्वारा निकालते हैं, कंपोनेंट द्वारा, ठीक है। अब आप कंपोनेंट कैसे निकालोगे? इस दिशा में हो रहे हैं मतलब ये F cos थीटा। देखिए मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके बीच थीटा एंगल बन रहा है, आप ऐसा इस बीच में ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये F cos थीटा क्या है? जिस डायरेक्शन में मैं बल लगा रहा हूँ, ठीक, और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, ठीक है, तो ये विस्थापन मतलब बल का विस्थापन से जो घटक बन रहा है वो F cos थीटा, और इसका इस पे जो बनेगा वो D cos थीटा। बल इस दिशा में लगा रहा हूं तो ये D cos थीटा, इस दिशा में विस्थापन हो रहा है तो F cos थीटा। मतलब विस्थापन का बल के सापेक्ष आप बोल सकते हो घटक, विस्थापन का बल के सापेक्ष घटक बोलोगे तो F cos थीटा, और बल का विस्थापन के सापेक्ष घटक बोलोगे तो D cos थीटा। तो इसका एक्चुअल में जो फार्मूला बन जाता है W = F D cos थीटा, ये आपका मेन फार्मूला है। सिंपल भाषा में अपन बोलते हैं तो कार्य क्या है बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? बल गुणित विस्थापन। आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे और विस्थापित हो जाएगा तो आप उसको कार्य मानते हो, लेकिन फिजिक्स बोलता है कि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो विस्थापन भी उसी दिशा में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब मैं बल ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, तो ये F cos थीटा, ये D cos थीटा। इसका जो फार्मूला बनता है W = F D cos थीटा। फार्मूला को लिखते चलिए, है ना, अभी मीटर करेंगे।
देखिए ये फार्मूला अपने पास है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को बल और विस्थापन के बीच का एंगल पता है तो मैं कार्य निकाल सकता हूँ। सिंपल भाषा में बोले तो अपन बल और क्या विस्थापन के बीच अगर एंगल पता हो तो हम इस फार्मूले की सहायता से विस्थापन कार्य निकाल सकते हैं। अच्छा बताइए, बल सदिश राशि है कि अदिश राशि है? बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्या इसको? जरूरी है। देखिए कोई भी चीज सदिश राशि कब होगा? दिशा होगी। मान के चलिए ये ए पॉइंट है, मैं यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये मैं बी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक, मैं जितना डिस्टेंस चला हूँ, जितना दूरी मैं तय किया, मैं चलना चालू किया, मान के चले मैं यहाँ से चला, गांधी चौक गया, फिर तारा बना गया, करते करते मैं स्टेशन गया। तो मैं अगर दूरी को बोलूंगा तो आप पूरा को ऐड करोगे ना, है ना? और जब मैं विस्थापन बोलूंगा तो ए से बी मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है आप उसको विस्थापन बोलते हो। ठीक है, मतलब ये बिना डायरेक्शन के तो संभव नहीं है विस्थापन। अब बल की बात करें, मैं किसी चीज को बल लगाऊं तो किसी न किसी दिशा में तो मूव होगा ना, है ना? इसलिए ये सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, तो कार्य क्या सदिश राशि होगा? देखिए यही थोड़ा सा ट्विस्ट है। सदिश में चलिए वेक्टर का आपका तो अलग से बताऊंगा ही। सदिश में आप एक चीज पढ़ोगे ए बी कॉस थीटा, सदिश ए डॉट सदिश बी ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला है वेक्टर का। अपन इसको इस फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? W इक्वल टू एफ इंटू होगा ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया। देखिए F के ऊपर वेक्टर लगा है, B के ऊपर वेक्टर लगा है, लेकिन W के ऊपर वेक्टर नहीं लगा है क्योंकि कार्य सदिश राशि है। आप कार्य कर रहे हो तो जरूरी तो नहीं है कि उसमें डायरेक्शन हो ही, है ना? तो ये चीज याद रखना है, कार्य अदिश राशि है ना? यहाँ पे बल और विस्थापन सदिश है लेकिन कार्य हमेशा अदिश राशि होता है। ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया। इसको लिखिए देखिए पहले बेसिक को तो अच्छे से कर लेते हैं, फार्मूला अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूटन में जाएंगे। जब पूरा इस पे कमांड हो जाएगा ना तब जाएंगे न्यूटन में, है ना? देखिए अचर बल द्वारा किया गया कार्य। अब अपन जो जो सूत्र पढ़े हैं, पहला तो आपका W इक्वल टू एफ डी सिंपल में, ठीक। दूसरा आपका W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तीसरा क्या पढ़े? W इक्वल टू एफ इंटू डी। चौथा W इक्वल टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवकलन समाकलन के सूत्र। मतलब आप लोग पुराने समय किए होंगे या फिर पूरा बताऊंगा जैसा बताइए, बिना कैलकुलस के न्यूमेरिकल नहीं होगा। अब ना ये इस टाइप का ज्यादा पूछ रहे हैं, कैलकुलस लेके ज्यादा पूछ रहे हैं, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन, है ना? तो मैं फार्मूले भी लिखवा दूंगा आप लोग को। ये फार्मूला वर्क का है जो ज्यादा यूज हो रहा है। समाकलन x1 से x2 ये लिमिट हो गया f dx। जो आप बल आपको दिया होगा क्वेश्चन में उसका आप क्या करोगे? समाकलन करोगे, तो लिमिट भी देगा। एक क्वेश्चन में कराऊंगा छोटा सा, तो ये बैठ जाएगा दिमाग में, है ना? छोटा सा क्वेश्चन अपन करते हैं। मान के चलिए f दिया हुआ है 2i
प्लस जे माइनस 2k और आपका डी दिया हुआ है I प्लस 2j माइनस 3k। अब मैं आपको पूछूं कि कार्य निकालना है, ठीक, तो आप कौन से फार्मूले से निकालोगे? ये चारों में से कौन सा फार्मूले से अपन कार्य निकाल सकते हैं? नॉर्मल फार्मूले इससे निकाल सकते हैं, FD से, ठीक है। तो 2i प्लस जे माइनस 2k डॉट I प्लस 2j माइनस 3k, इसको डॉट करेंगे तो क्या होना चाहिए? ये तो आपका 2 आ जाएगा प्लस ये भी 2 आ जाएगा प्लस तो ये 6 है ना, ये आपका 10 आ जाएगा, है ना। ऐसे आप और कार्य का मात्रक जूल और देखिए इसमें कार्य का मात्रक आप निकालोगे तो बल का क्या हो जाएगा? बल का आप जूल ले सकते हो, ठीक, या फिर न्यूटन, बल को आप न्यूटन से लेते हो, विस्थापन को आप किससे लेते हो? कोई चीज अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो 2 सेंटीमीटर या कुछ मीटर जा रहा होगा, है ना, तो आप उसको या तो जूल या न्यूटन मीटर लिखते हो, है ना। कार्य का मात्रक जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। इसको लिखिए तो F इक्वल टू 2x प्लस 5 न्यूटन। आगे लिखिए पिंड को जीरो से 2 मीटर, पिंड को 0 से 2 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य बताइए। चलिए ये भी फार्मूला में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कितना विस्थापित करना है? 0 से 2, तो लिमिट कितना लेंगे अपन? 0 से 2, ये आपका क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 dx, न्यूटन ये दिया हुआ, ठीक है, ये निकल जाएगा। देखिए चलिए बता दूं क्या? देखिए 2x का अपने को समाकलन करना है, 2x का, ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले आओगे। x का क्या होगा? x का आप समाकलन करते हो तो ये क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा? x की पावर 2 अपॉन 2, ठीक। 5 का क्या हो जाएगा बताइए? देखिए समाकलन जब अपन अवकलन करते हैं, सब अवकलन में कांस्टेंट का 0 हो जाता है, लेकिन समाकलन में क्या होता है? x हो जाता है ना। तो इसको 5x हो जाएगा,
अब लिमिट पुट करिए तो ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 0 से 2 कितना आ रहा है? देखो आप पहले अपर लिमिट रखते हो माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट के लिए ना आप 0 रखोगे तो वैसे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखिए आज पहला क्लास है ना, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कैसा कैसा बनेगा नहीं बनेगा, उस हिसाब से अपन वैसा चलेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, जो जरा सा नहीं समझ में आया ना आप लोग पूछिए, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी लंबा खींच सकते हैं अपन, है ना। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए अपर लिमिट रखेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणित ये 2 माइनस है तो 0 हो गया, 0 रखे तो ये 4 हो गया और ये 10 हो गया, मतलब 14 जूल आ गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब कार्य, अलग अलग प्रकार के जो कार्य होते हैं उसको देख लेते हैं, जैसे विभिन्न परिस्थितियों में अपन कार्य कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। या तो आप इसको बोल सकते हो कार्य के प्रकार ही बोल सकते हो। आप पॉजिटिव वर्ब किसको बोलोगे? हम डेली लाइफ में जो भी काम करते रहते हैं, पॉजिटिव वर्ब किसको बोलोगे, निगेटिव वर्ब किसको बोलोगे, यही से क्वेश्चन उठाता है ना, यही से आप घुमाना शुरू कर देंगे, ठीक। मैं बल इस दिशा में लगा रहा हूं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, मतलब आप इसको क्या बोलोगे, धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य हो रहा है तो एंगल कितना बन रहा है? देखिए मैं बल इसी दिशा में लगा रहा हूं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, मतलब मान के चलिए कोई दो रेखा समांतर है, मैं बोलूंगा इसके बीच कोण बताइए, वो तो 0 हो जाएगा ना, है ना। अब ये भी इसी लाइन में है, ये भी इसी लाइन में, इनके बीच एंगल ही कहाँ बनेगा, मतलब थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा यहाँ पे 0 होगा तो अपने पास फार्मूला है W = FD cos थीटा, तो W = F × D cos 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा FD, है ना। लिखते चलिएगा इसको, ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे। अब अगर धनात्मक कार्य का आप उदाहरण देना चाहो तो हम डेली लाइफ में जो भी करते हैं 90% धनात्मक कार्य ही होता है ना। चलिए ऋणात्मक कार्य, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक, तो जो विस्थापन है किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब जस्ट
इस डायरेक्शन में। ये F इधर है। 11 में आप लोग एक चीज पढ़ोगे FS। FS है आपका फ्रिक्शन फोर्स, है ना, घर्षण बल, है ना। मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, लेकिन घर्षण बल किस डायरेक्शन में लग रहा है? विपरीत दिशा में। जैसे अपन बाइक चला रहे हैं, जैसे ही अपन ब्रेक मारते हैं तो बाइक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ब्रेक में किस डायरेक्शन में मार रहा हूँ? जब मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तभी तो गाड़ी रुक रहा है ना। तो आपका जो घर्षण बल जो है जस्ट इसके विपरीत दिशा में होगा, तब इनके बीच एंगल कितना बनेगा, कोण। मान के चलिए यहाँ से हो रहा है, अब यहाँ से मैं इतना जाऊंगा तो ये 180 बनेगा ना, है ना। पूरा मान के चलिए यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये तो पूरा 360 है, मैं आधे गया हूँ तो मतलब 180। एंगल तो थोड़ा आप लोग को मैं आज बता दूँ। अच्छा, अगर इनके बीच 180 अंश का कोण बन रहा है तो कार्य बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू F डी कॉस 180 माइनस 1। तो W इक्वल टू माइनस एफ डी हो जाएगा, है ना। ये आपका ऋणात्मक कार्य हो गया। इसका दो एग्जाम्पल लिख लेंगे। पहला, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। देखिए यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, ये जो इसको आप क्या बोलोगे, ये वाले बल को, ये बाह्य बल है, बाह्य बल बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, घर्षण बल, है ना। यहाँ पे दो बल लग रहा है, एक बाह्य बल है और एक घर्षण बल है, ठीक। दूसरे एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, स्प्रिंग पर किया गया कार्य। देखिए स्प्रिंग पे जब अपन खींचते हैं ना तो आप क्या कर रहे हो, बाह्य बल लगा रहे हो, लेकिन स्प्रिंग अंदर की ओर जाने की कोशिश करता है, वो कौन सा बल है? उसको आप बोलते हो प्रत्यानयन बल। ये क्वेश्चन पूछा है, प्रत्यानयन बल। मतलब बाह्य बल की विपरीत दिशा में स्प्रिंग अंदर की ओर खींचता है, तो आप उसको क्या बोलते हो, ये प्रत्यानयन बल है ना। चलिए तीसरा देखते हैं। शून्य कार्य, जीरो वर्ग। आप जीरो वर्ग किसको बोलोगे? मान लीजिए कोई बॉडी पिंड है, मैं बल इस दिशा में लगा रहा हूँ, नीचे की ओर, ठीक, और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, सॉरी, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। बल मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूं और विस्थापन ठीक क्षैतिज हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंब है, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा mg को समझना पड़ेगा। नीचे F लग रहा है, मतलब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है।
द्रव्यमान को अपन m से लेते हैं, साधारण त्वरण को आप a से लेते हैं। जब वो गुरुत्वीय त्वरण बन जाता है तब वो g हो जाता है। लेकिन यहाँ पे F इक्वल टू क्या है, यहाँ पे F इक्वल टू m है तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि बल नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे ये a क्या हो जाएगा, g। यहाँ पे थोड़ा समझने लायक चीज है तो समझा देता हूँ। वेट और मास मतलब आपका जो भार है और जो द्रव्यमान है, इसको थोड़ा समझाइए। या फिर जो मेरा भार है क्या ही वही मेरा द्रव्यमान है। मान के चलिए 60 kg मेरा वेट है, ठीक। पृथ्वी में मेरा 60 kg वेट है, क्या मैं चंद्रमा में जाऊंगा तब भी मेरा 60 kg वेट रहेगा? नहीं रहेगा। अब चलिए द्रव्यमान की बात करते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मेरा द्रव्यमान पृथ्वी में 60 kg है, क्या मेरा चंद्रमा में द्रव्यमान 60 kg होगा? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी कहीं नहीं बदलता, चाहे आप किसी प्लेनेट पे रहो चाहे कहीं भी रहो। मतलब आप अगर पृथ्वी में 60 kg के हो, 60 kg आपका द्रव्यमान है, मास है, तो आप किसी प्लेनेट में रहो आपको 60 kg ही द्रव्यमान होगा। बदलता क्या है? भार। किसलिए बदलता है? इस g की वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से, ठीक है। अब जैसे हम पृथ्वी में हैं तो हम इसकी वजह से तो हैं, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से, है ना। मैं अगर बोलूं मेरा भार 60 kg है तो एक्चुअल में मेरा भार नहीं होगा, वो उस 60 kg के बल से मेरे को पृथ्वी खींच रहा है, ये वो है ना। तो एक्चुअल में मेरा जो भार है ना, उसे अपन सामान्य बोलचाल बोल देते हैं ना, कितना आपका वेट है तो 60 kg, वो एक्चुअल में हमारा वेट है ही नहीं, वो उस वैल्यू से हमको खींच रहा है, 60 kg के वैल्यू से ये जी हमको, पृथ्वी हमको खींचता है, तब हम आपको बोल देते हैं कि हमारा भार 60 kg है, जो कि कहीं चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी 60 kg, हर जगह 60 kg होगा। मतलब जो मेरा वेट है वो किसकी वजह से है? इस जी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे F इक्वल टू mg, आप ये चीज लोग अभी न्यूमेरिकल जब कराऊंगा ना तो आपको कहीं यही लेके चलना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि मैं साधारण त्वरण लूं कि मैं गुरुत्वीय त्वरण लूं। जैसे 11 में आप लोग पढ़ोगे लिफ्ट जब ऊपर जाता है और नीचे जाता है, तो जब हम क्या होता है, कई बार भार हिंसा की स्थिति महसूस करते हैं। कब आप भार नहीं महसूस करोगे? जैसे अब ऊपर जा रहा है तो हमारा वेट नीचे जाते हैं, जैसे झूले में आप जैसे ही टॉप पे पहुंचते, जैसे ही उतरते तो आपको लगता है एकदम हल्का हो गया है ना। वैसे लिफ्ट का आप सोचो, मैं भारहीनता की स्थिति कब महसूस करूंगा? जब मैं लिफ्ट में नीचे जाऊंगा, है ना। और जब अपन ऊपर जाते हैं लगता हाँ हमारा कुछ वेट है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बनता है, लिफ्ट वाला क्वेश्चन बनता है आपका, मतलब अलग अलग लॉजिक से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट बेस बता रहा है ना। न्यूमेरिकल से तो आप चलो इससे निकाल लोगे, न्यूमेरिकल भी आप तभी बना पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। तो यहाँ पे F इक्वल टू mg, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शून्य कार्य का। जैसे स्टेशन में कुली लोग होते हैं, है ना, वो चलिए मैं आगे बताता हूँ अच्छे से क्लियर करें। ये मान के चलिए कुली है, ये अपना बैग लेके जा रहा है। ये जो बैग रखा हुआ है इसका जो भार है वो किस तरफ है? इस बैग का भार तो नीचे की तरफ है ना, है ना। F इक्वल टू mg किस तरफ है? नीचे की ओर। ये चल किस तरफ रहा है? क्षैतिज चल रहा है, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री तो बन रहा है। भाई मैं इतना सारा बोझा उठा कर रखा हूँ, उसका वेट तो नीचे की ओर है ना। अब मैं क्षैतिज चल रहा हूँ, मतलब ये तो ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, तो इनके बीच क्या है? 90 डिग्री। तो आप कुली को तो बोल नहीं सकते भाई तुमने कार्य किए हो, नहीं दूंगा पैसा, तो फिर कार्य कर रहे हो। मतलब ये है कि कुली द्वारा किया गया कार्य आप शून्य कार्य मान सकते हो, लेकिन जब कुली सीढ़ी में चल रहा हो तब वो शून्य कार्य नहीं होगा। आपका एंगल चेंज हो गया ना, थीटा बदल गया आपका,
जब आप क्षैतिज चल रहे हो तब तक आप थीटा 90 है आपका, जैसे ही वो सीढ़ी में चढ़ना प्रारंभ किया वो एंगल चेंज हो गया, है ना। चलिए चीज हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन करिए तो। एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर होता है। 60 डिग्री के कोण पर होता है, कार्य क्या कीजिए। कौन से फार्मूले से करोगे आप? W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। एफ कितना दिया हुआ है? हाँ, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। ये 50 दिए हैं, ये आपका कितना दिया है? डी 20 कॉस एंगल कितना दे दिया है? 60 कॉस 60 1/2 बस। कितना आ रहा है? 500। इजी तो वो आपको बता देंगे। एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य बताइए। देखिए G का वैल्यू कितना होता है? जब तक क्वेश्चन में आपको 9.8 नहीं दिए हैं तो आप 10 ले लो, है ना। कैलकुलेशन फालतू में वो डेसिमल में जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया 9.8 तभी आप 9.8 लेना, नहीं तो आप 10 ही लेना, है ना। इस क्वेश्चन को भी आप 10 लेंगे। M दिया हुआ है कितना आपका? 15 kg। विस्थापन कितना दिया हुआ है? देखिए W इक्वल टू एफ इंटू डी, तो F को क्या लिखते हैं अपन? MA। ठीक, अब यहाँ पे A तो है नहीं, सीधा सीधा आप G कर दो, M इंटू G इंटू टी, बस वैल्यू पुट कर दो। विस्थापन आप कितना लोगे?
जो ऊंचाई है ना, जो ऊंचाई बोल रहा है वही तो आपका डी है ना। 15 गुणित 10 गुणित 1.5 मतलब 150 गुना 1.5 225। थोड़ा सा ना अपन एंगल निकालने का देखते हैं। साइन और कॉस में 0 से 90 का आपको पता ही है, ठीक। मेरे को साइन अगर 150 चाहिए फिर कैसे करूँ? एक रूल है मैं बता देता हूँ शॉर्टकट, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगा आप लोग इतना पढ़ते हो ना, इसलिए पढ़ते इतना पढ़ते हो इसलिए थक जाते। अगर एक चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में ये प्लस प्लस होता है, नॉर्मली पूछ रहा है ना। ये क्या होता है? प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस। ट्रिग्नोमेट्री में अपन देखें, ट्रिग्नोमेट्री में तो यहाँ ऑल प्लस होता है। ऑल प्लस मतलब साइन कॉस टेन सब प्लस। यहाँ पे साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट में ऑल प्लस, सेकंड में साइन कॉस है, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक, ठीक है जी। अब मेरे को क्या चाहिए? साइन 150 चाहिए, मान के चलिए। ये आपका क्या है? 0। ये आपका क्या है? 90। ये आपका क्या है? 180। ये 270 और ये वापस से 360। साइन 150 इसको आप लोग कहीं पढ़े हो क्या पहले? बड़ा पहले क्लास में, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, याद नहीं है। याद नहीं है ना? ये पूछे। हाँ हाँ चलिए, ये जरूरी है ना। ये वाला लाइन कौन सा है? या तो आप 0 से 180 बोलो या 180 से 360 बोलो। ये वाला लाइन कौन सा है? 90 से 270। चलिए 150 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ? 150 को मैं कैसे कैसे 90 + 60 है ना? या तो मैं 90 + 60 लिख दूं या 180 - 30 लिख सकते हैं, या फिर 180 -30, ठीक। तो अगर मैं साइन 90 + 60 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? cos 60 है। देखिए अगर ये चेंज होता है, अगर चेंज होगा, ये नो चेंज चेंज लिखा हो तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में।
वैसे ही आपका टेन कॉट में कॉट 10 में और वो वैसे ही ठीक 90 प्लस 60 तो 90 वाला लाइन किसमें चेंज होगा कॉस में कॉस 60 प्लस होगा कि माइनस होगा 90 प्लस 60 आप कहाँ पे हो प्लस वाला आप कहाँ पे हो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन का प्लस होगा ये माइनस होगा इसको बताइए इसमें भी माइनस कॉस 180 प्लस 30 मतलब आप यहाँ कहीं हो माइनस ठीक मतलब आप थर्ड में हो मतलब 180 में मतलब नो चेंज साइन का साइन ही रहेगा ये तो साइन 30 होगा प्लस होगा कि माइनस होगा माइनस होगा क्यों क्योंकि आप थर्ड में हो और थर्ड में केवल 10 कॉट होता है ना 210 से निकालिए तो sin 210 साइन 30 है हाँ 210 चेंज होगा क्या नहीं होगा ना 180 है तो चेंज नहीं होगा लेकिन साइन मतलब माइनस होगा कि प्लस होगा 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड है मतलब 10 क्वाड बस आएगा मतलब ये तो माइनस हो जाएगा ना माइनस नो चेंज साइन कहाँ होगा कॉस ही हो अच्छा साइन भी है चलिए ठीक है और 270 माइनस 60 नहीं आप जैसे 210 को निकाले हो साइन 210 निकाले हो क्या साइन 210 तो ये दो तरफ से टूटेगा ना पहला क्या लिए हो आप साइन 180 प्लस 30 अब मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता हूँ साइन 270 माइनस 60 भी तो ले सकता हूँ है साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ये सब क्या है रिवाइज करेंगे ना धीरे धीरे करेंगे एक ही पूरा जिस टॉपिक में जितने फार्मूले काम के हैं मैं वो बताऊंगा उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसमें तो दिक्कत नहीं जाएगा ये 11th का पार्ट है आपका इसके बाद आप गति पढ़ेंगे या फिर ऊर्जा हो गया शक्ति हो गया है ना इतने न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं है ना तो या तो आप 11th का पूरा कंटिन्यू करें या फिर 12th का भी लेकर चले आप लोग क्योंकि अभी आप दोनों को अभी कल ग्रुप में डाला है हो सकता है 3-4 दिन में जो स्टूडेंट है वो आ जाएंगे है ना तो आप लोग फिर डिसाइड करना क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिसिटी चालू किए ना नहीं सर पहले बेसिक क्लियर हो जाए हाँ हाँ उसके बाद मैं भी ऐसे सोच रहा था लेकिन आप लोग से डिस्कस करना जरूरी है आप लोग है ना इस तरीके से पढ़ना चाह रहे हो आप लोग क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिसिटी चालू किए तो वो लंबा जाएगा फिर है ना फिर 11th का पढ़ने मजा नहीं आता है क्योंकि आप एक लेवल में पढ़ते हो ना तो फिर वो गति पढ़ेंगे तो नहीं मजा आएगा हाँ सर हाँ सर
अभी अलग अलग ग्रुप में डाले हैं तो 2-3 दिन लगेगा सबको आने में, इसलिए मैं थोड़ा सा एकदम से अभी वो नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जैसे बोलोगे ना उस हिसाब से अपन चलेंगे, एकदम बेसिक से बोलोगे तो बेसिक से करेंगे, है ना। मेरे ख्याल से 11 का भी पोर्शन है, आप गति भी कर रहे हैं अपन, तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, चाहे गति हो चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, क्योंकि 11th का जो क्या होता है ना, 11th में हम लोग ना पूरा मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यांत्रिकी, जो कि हमको दिखता है, गाड़ी चल रहा है हमको दिख रहा है, पंखा घूम रहा है हमको दिख रहा है, पूरा मैकेनिक्स पढ़ते हो आप 11th में। जैसे ही आप 12वीं में जाते हो ना, या 12वीं का जो ये वाला पोर्शन है वो हमको दिखता ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में आपको दिखता है क्या? अभी जैसे आप बोलोगे इस कमरे में क्या बह रहा है, भाई धारा बह रही है, धारा को आप देखे नहीं, धारा किससे मिलके बना है? आवेश से। आवेश को हम देखें क्या? नहीं। आवेश किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन से। भाई इलेक्ट्रॉन का गुच्छा मिलके आवेश बनता है, आवेश प्रवाह की दर को हम धारा बोलते हैं। अब ना हम इलेक्ट्रॉन को देखें, ना प्रोटॉन को देखें, ना न्यूट्रॉन को देखें, ना धारा को देखें, ना आवेश को देखें, मतलब आप 12 इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो हमको दिखाई नहीं देता है 99%, लेकिन होता तो है। हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो हम देख ही नहीं पाते, और 11th में जितना पोर्शन है आपका ना वो पूरा विजिबल है, मतलब आप मैकेनिक्स यांत्रिकी का हर चीज आप देखते हो, है ना। तो गति हो गया, एक विधि, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, ज्यादातर पूछे हाँ, जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन गति स्टार्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद हाँ, मापन है मात्रा, तो उसमें आप लोग वो याद है क्या आप लोग को? डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं आप लोग, एमएलटी वगैरह सर भूल चुके हैं बच्चे जो है ना? तो पढ़ना है। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ वही तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ। पढ़े तो सब चीज पढ़े आप लोग सब चीज हाँ। है ना, वो तो मैं तो पढ़ाते देख के समझ जाता हूँ, लेकिन मतलब अपन पढ़ते रहते लेकिन छूट जाता है तो वो चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। जैसे वही तो मैं इसलिए बोला ना, मैं अगर साइंस अगर व्याख्याता का आप लोग फिजिक्स कर रहे हो तो फिर जीएस से पूरा आपको नाता तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा सत्यानाश कर देगा। तो एनर्जी कल स्टार्ट करेंगे तो चल जाएगा, है ना। तो कल स्टार्ट कर देंगे एनर्जी, और कल क्या बोलते हैं, मैं कार के और ढेर सारे फिजिकल लेके आऊंगा, है ना। सिंपल वाले तो आप लोग बनाए होंगे, एंगल वाले थोड़ा सा अब छोटा वाले लेते हो जाते, जो खासकर पूछा है 1923 को, है ना। तो आप लोग खैर मैं बता दूंगा 1923 में कौन सा पोर्शन आप लोग सबसे ज्यादा पढ़ना है। इतना तो मान लो इलेक्ट्रिसिटी से भर भर के क्वेश्चन है। कहाँ से चालू होता है मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्थिर वैद्युत से चालू होगा, स्थिर वैद्युत से चालू होगा, फिर आप धारा वैद्युत हो गया, एसी करंट, डीसी करंट, और आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, और आपका हाँ इतने टॉपिक तो मेन है। इनमें से आपके कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो मैं तो कहता हूँ 11th का जितना पोर्शन करेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड और न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन आप लोग पूरा अपना ना पूरा आप पूरा झोंक देना अपना करना इलेक्ट्रिसिटी, है ना। 11th के सिर्फ एक टॉपिक ऐसा थर्मोडायनेमिक्स और कार्य ऊर्जा शक्ति 8-10 क्वेश्चन उठाएगा, बाकी पूरा 12th से लेगा क्वेश्चन, है ना। तो जब यहाँ पहुंचे तो आप लोग को पूरा अपना 100% देना।